लॉजिस्टिक से सवाल नहीं आता बेटा, उसको आप यू कैन स्किप इट। जरूरी है तो एग्जाम से पहले असल में एक गो थ्रू लेंगे। तो सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे चल रहा है, बीच में जो पेंडिंग जो भी पीछे वाली है, ये बिजनेस फाइनेंस की क्लास शाम को होगी। अब ये मार्केटिंग ही खत्म हो गई है। परसों और चौथे 2 दिन के अंदर आपकी जो बिजनेस मैनेजमेंट का टॉपिक पेंडिंग था, कौन सा, लीडरशिप, और जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला है वो पोर्शन 2 हो जाएंगे। उसके बाद फिर 2 क्लासेस आपकी स्टार्ट की होंगी। मतलब इस महीने के एंड में मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ, जैसे ही ये महीना ख़त्म होगा तो आपका बिजनेस मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा, इको भी ख़त्म हो जाएगा, स्टैट भी ख़त्म हो जाएगा, और बैंकिंग भी खत्म हो जाएगा। ये पर 2 की बात कर रहा हूँ। मार्केटिंग भी हो जाएगा, बीएम भी हो जाएगा, इको भी हो जाएगा, स्टैट भी हो जाएगा, और बैंकिंग भी खत्म हो जाएगा। तो लगभग आप लोगों का, सॉरी, फाइनेंस भी खत्म हो जाएगा। यस, फाइनेंस भी खत्म हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें मतलब इको हो चुका है, इको को कैंसिल कर दो, मार्केटिंग आज हो जाएगा, बैंकिंग में 2 क्लासेस, इसमें भी 2 क्लासेस, 2 बाकी यही है। मतलब इस महीने के अंदर ये सब चीज़ों को वाइंड अप करने की मैं कोशिश करूंगा, अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चलता है। कोशिश तो यही है कि सब ठीक ठाक रहे, जो भी होता है आपको बता दिया जाएगा। ये हो चुका है। आज मार्केट के बाद क्लास हमारा शाम को 7 बजे चल ही रहा है, तो उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। शाम को 7 बजे रहती है आपकी फाइनेंस की क्लास, तो उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे और वो भी आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। मार्केटिंग के 2 कुछ टॉपिक रह गए हैं, बस उसको गो थ्रू करते हैं। सर्विस मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग हम पढ़ रहे थे। पेपर 1 में भी रिसर्च हो खत्म, टीचिंग भी खत्म हो गया, और इसका फिक्शन है, शायद वो भी हो जाएगा। तो टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, आईसीटी, आरसीटीआई, तो 6 यूनिट्स उसकी भी आपकी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक बार मैं देख लेता हूँ, तो शुरू ही हुआ ना, अभी तो 23 तारीख है, तो 7 दिन पड़े हुए हैं ना इस महीने के। इस महीने में आईसीटी खत्म होगा, कम्युनिकेशन अगले महीने में शुरू होगा। मतलब टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, आरसी और डीए, 5 यूनिट्स खत्म हो जाएंगे, और पेपर 2 की तकरीबन 6। चलो, अब सर्विस मार्केटिंग का क्या हुआ। जब हम सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं बेटा, तो टोटल हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के डिसीजन होते हैं, या ये डिवाइड कर सकते हो, सर्विसेज अलग कर देते हैं। अब जब हम होती है प्रोडक्ट की मार्केटिंग से बिल्कुल ही अलग हो जाती है। जो सर्विसेज की मार्केटिंग होती है वो प्रोडक्ट्स की बिल्कुल ही अलग हो जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग है वो काफ़ी आसान है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसके फीचर बताओ, लोग उस प्रोडक्ट के फीचर्स को देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खरीदेंगे। लेकिन सर्विसेज है, उनका नेचर क्या है, वो इंटेंजिबल रहती है।
रहती हैं, पैचेबल रहते हैं, इनसेपरेबल, इसकी वजह से ना तो स्टैंडर्डाइज उसको देखेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो खरीदेंगे और नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं खरीदेंगे, सिंपल। लेकिन सर्विसेज हैं क्योंकि उनका नेचर क्या है, वो इंटेंजिबल रहती है। क्या रहती हैं? इंटेंजिबल रहती हैं, पेरिशेबल रहती हैं, इनसेपरेबल रहती हैं, तो जिसकी वजह से ना तो वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइज नहीं होती, और स्टैंडर्डाइज ना होने की वजह से आप उनको प्रोडक्ट्स की तरह सेल नहीं कर पाते, इस वजह से। तो हम सर्विस के अंदर ये 4 अलग अलग चीजें हैं। आपको पेपर में यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, अभी एनटीए इस चीज को काफी ज्यादा फॉलो कर रहा है, ये वाला सवाल, कि जो सर्विसेज है ना उसको हम 4 अलग अलग हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। एक साइड पे टेंजिबल जो चीजें दिखती हैं, दूसरी साइड पे वो चीजें जो नहीं दिखती, एक साइड पे जो सर्विसेज लोगों के लिए होती हैं और दूसरी तरफ वो चीजें जो सर्विसेज प्रोडक्ट के लिए होती हैं। पीपल प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, मेंटल स्टिमुलस और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब पहले आप इनका मीनिंग समझिएगा, और मीनिंग समझने के बाद इनकी एग्जांपल्स आप लोगों को पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। क्या पूछी जाती है आपको पेपर में? इसकी एग्जांपल्स आप लोगों को पेपर में पूछी जाती है। दे विल आस्क यू द एग्जांपल्स। वो क्या पूछेंगे? वो आप लोगों को एग्जांपल्स पूछेंगे। इसके क्या पूछेंगे बेटा? वो आप लोगों को एग्जांपल्स पूछेंगे। 4 पार्ट्स बना दिए जाते हैं। अब क्या क्या है वो समझ लेते हैं। देखो, पहले पीपल प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ? पीपल प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि जहां पर उस इंसान का मौजूद होना जरूरी है। पीपल प्रोसेसिंग का मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो किस पे हो रहा है? वो इंसान पे प्रोसेसिंग हो रही है। मतलब आप कोई सर्विस लेना चाहते हो तो आपका वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी है। पीपल प्रोसेसिंग रेफर्स टू फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कस्टमर टू अवेल द सर्विसेज। जैसे सैलून में जाते हो बाल कटवाने के लिए, आप मुंह पे अपना पेंट करवाने के लिए जाते हो शादी के टाइम पे, तो वो क्या है? वो पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज है। वो क्या है बेटा? वो पीपल प्रोसेसिंग सर्विसेज है, क्योंकि उसमें किसकी प्रोसेसिंग की जा रही है? आपकी प्रोसेसिंग की जा रही है, इंसानों की प्रोसेसिंग की जा रही है। आप पे वो सारा ऐसे मुंह पे पेंट मारा जा रहा है ना? मतलब ऐसा होता है कि मेकअप करने के बाद, जैसे शादी वगैरह के टाइम पे आप मेकअप करते हो, मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में सवाल है, जवाब दे दो तो अच्छा है, अगर नहीं दोगे तो भी कोई नहीं। क्या मेकअप करने के बाद आपका वेट है वो बढ़ता है? 100-200 ग्राम, 500 ग्राम? नहीं। अच्छा, इतना भी नहीं होता। मतलब यस, ये होता है बेटा। टारगेट किया जाता है किसको? ह्यूमन बॉडीज को। किसको टारगेट किया जाता है? ह्यूमन बॉडीज को टारगेट किया जाता है। ह्यूमन बॉडीज का मतलब क्या होगा? कि पीपल एक्चुअली में मौजूद होना चाहिए। देन आता पोजेशन। पोजेशन का मतलब हुआ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और उसकी पोजेशन, जिसमें कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप मूव कर सकते हो फर्नीचर एसेट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कोई आपके घर पे क्या करने के लिए आता है? रिपेयर करने के लिए आता है, वो सर्विसेज है ना, समझ रहे हो ना? जो पैकर्स एंड मूवर्स आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद द सेफ शिफ्टिंग ऑफ कस्टमर्स बिलोंगिंग। तो वो पोजेशन सर्विसेज होगी, ठीक है। देन आता है, देखो, मेंटल और स्टिमुलस दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेंटल और स्टिमुलस का मीनिंग समझ लीजिए। मेंटल का मतलब हुआ, मेंटल मतलब कंज्यूमर के दिमाग में। These services influence the consumer's mental abilities, religious belief, behavior, perception. जो इंसान के अंदर की सारी चीजें हैं उसको प्रोसेस करता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डिलीवर नॉलेज विच डेवलप द मेंटल। तो जो एजुकेशन है, जो एजुकेशन सर्विसेज है, जैसे अभी ये सर्विसेज है, वो आपकी मेंटल स्टिमुलस प्रोसेसिंग का पार्ट बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन दी जा रही है उससे आपके दिमाग पे, उससे आपके माइंड पे क्या हो रहा है? असर हो रहा है। माइंड पे उन चीजों का क्या हो रहा है? इफेक्ट पड़ रहा है। उसका असर किस पे पड़ रहा है? उसका असर आपके माइंड पे असर हो रहा है। उसका असर किस पे हो रहा है? आपके माइंड पे हो रहा है। उसका असर किस पे हो रहा है? आपके माइंड पे हो रहा है। देन आ जाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है?
these are unique intangible products where information act as a product और information technology use, यहाँ पर IT का इस्तेमाल किया जाता है. Such decisions are considerable critical due to massive investment at high level of risk. जहाँ पर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, रुक जाओ पहले इसको समझ लीजिए. जहाँ पर IT सेक्टर की बात होती है, समझ रहे हो ना, IT सेक्टर, बैंकिंग, ये सब सर्विसेज होती हैं जो हाई इन्वेस्टमेंट वाली सर्विसेज होती है, मतलब जहाँ पर इंफॉर्मेशन किंग होती है, मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ आपके लिए नहीं है वो पूरे एक ग्रुप के लिए होगी. किसके लिए होगी? वो पूरे एक ग्रुप के लिए होगी. किसके लिए होगी? वो पूरे ग्रुप के लिए होगी. जैसे ये देखो, इसको आप ध्यान से समझो. पीपल प्रोसेसिंग का मतलब हुआ सर्विसेज डायरेक्टेड एट पीपल्स बॉडी, जैसे हेल्थ कल्चर हुआ, हेल्थ केयर हुआ, ब्यूटी पार्लर हुआ और पर्सनल ट्रेनर. अब जिम में जाते हो तो वो आपकी पीपल प्रोसेसिंग है. और पोजेशन का मतलब क्या हुआ? फिजिकल पोजेशन पे, रिसाइकलिंग, वाटर सप्लाई, रिटेल, जो आपके घर में रिपेयर वगैरह करने के लिए आते हैं वो. देन आ जाता है मेंटल. मेंटल का मतलब होता है लोगों के माइंड पे. एजुकेशन, थिएटर और एडवर्टाइजिंग. और सर्विस डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स जैसे बैंकिंग हो गया, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस हो गया, नॉलेज इंटेंसिव बिजनेस सर्विसेज हो गया, जो एक बड़े लेवल पे क्या करती है, काम करती है. तो ये ऊपर पीपल और पोजेशन ये दोनों टेंजिबल हो गए. और इंटेंजिबल जिसका सिर्फ एक कंज्यूमर के दिमाग पे असर हो रहा है वो मेंटल स्टिमुलस में आ जाएगा. और जहां पर एक बड़े लेवल पे आईटी सेक्टर की बात की जा रही है वो आप लोगों का इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट बन जाएगा. ठीक है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. किसका पार्ट बन जाएगा बेटा? वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का पार्ट बन जाएगा. क्लियर है? इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पोजेशन मतलब कोई चीज हो गई ना बेटा. जिस यार आपके घर में एसी लगा हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए आ रहे हैं तो वो पोजेशन हो गया ना, क्योंकि एसी नजर आता है तो टेंजिबल एक्शन है. तो अगर वही चीज आप अपनी रिपेयर करवा रहे हो तो वो पीपल पोजेशन हो गया, मतलब आप अपना मेकअप करवा रहे हो तो पीपल प्रोसेसिंग हो गया. वहीं आप अपने घर की किसी चीज का मेकअप करवा रहे हो तो वो पोजेशन प्रोसेसिंग हो जाएगा. मेंटल स्टिमुलस का मतलब है जो आपके, जिससे आपके दिमाग पे असर होना है. आपको एजुकेशन है, एडवर्टाइजिंग चल रहा है, लेकिन वहीं आईटी सेक्टर की चीजें हैं वो किसका पार्ट बन जाएंगी? बैंकिंग हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये किसका पार्ट बन गई? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का. मतलब जो बाकी रहेगी वो सब इंफॉर्मेशन का पार्ट बन जाएंगे. तो किसके अंदर चली जाएंगी? इंफॉर्मेशन के अंदर चले जाएंगे. ठीक है. इसमें एक और चीज ऐड कर लो, ये वाली, मतलब समझ रहे हो ना, इंफॉर्मेशन बेटा जो सबके लिए है. बैंकिंग सर्विसेज सबके लिए है ना, सब पे असर हो रहा है. लेकिन एजुकेशन तो अगर आप ले रहे हो तो आप पे असर है, अगर नहीं ले रहे हो तो आप पे उसका असर नहीं है. अब इसकी एग्जांपल्स को लिख लीजिए, जो रह गई हैं वो इसमें से ले लेना. ये देखो, आप हेल्थ केयर, ब्यूटी सैलून, रेस्टोरेंट में गए हो तो वो पीपल प्रोसेसिंग हो गया. आप ट्रांसपोर्टेशन, रिपेयर और लॉन्ड्री की बात कर रहे हो, एजुकेशन, थिएटर और म्यूजियम. अब बैंकिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, ये सब किसका पार्ट है? ये आप लोगों की पोजेशन, इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट है. ठीक है, अब तो क्लियर हुआ. एग्जांपल्स ही पूछी जाएंगी आपको पेपर में. लीगल सर्विसेज आया था एक बार पेपर में, लीगल भी इसी का पार्ट है. लीगल सर्विसेज, जो लीगल सर्विसेज है, लीगल का तो असर आपके दिमाग पे थोड़ी ना होता है. आप सोचो, बैंकिंग का असर आपके दिमाग पे होगा क्या? अकाउंटिंग का असर आपके दिमाग पे होगा क्या? नहीं ना. वो तो इंफॉर्मेशन है, वो तो इंफॉर्मेशन है. इस वजह से. ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. अब देखो, पहली बात तो जो सर्विसेज हो या गुड्स हो वो सारी कस्टमर ओरिएंटेड होती है. किसकी तरफ होती है? कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं. दैट मीन्स कि जो कस्टमर की नीड्स हैं, परसेप्शंस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं,
उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग ही सर्विसेज को क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है, सर्विसेज को बनाया जाता है, सर्विसेज आपको क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती है। देन आ जाता है सिंगल टेक। सिंगल टेक का मतलब है ना तो सर्विसेज को रिस्टोर किया जा सकता है, ना रीड एंड रन, रिप्लेस, ना एक्सचेंज, कुछ भी नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक बार सर्विस दे दी, उसी टाइम पे कंज्यूम होगी, इसी टाइम सब कुछ हो गया, जो हो गया उसको चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंटेंजिबल और इरिवर्सिबल, ये इंटेंजिबल भी है बेटा और साथ ही साथ क्या है, ये इरिवर्सिबल भी है। इट इज इंटेंजिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल, पेरिशेबल, सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। इट नीड्स टू बी परफेक्ट एंड वेल डिलीवर्ड एट द टाइम इटसेल्फ, तो इसका उसी टाइम पे परफेक्ट होना जरूरी है। तो आपने बाल कटा दिए तो आपको बोल दोगे कि जोड़ दो, जैसे बंदा गया बाल कटवाने के लिए, तो जो काटने वाला था उसने उससे पूछ लिया छोटे करने हैं क्या, तो उससे बोलते हैं बढ़ा सको, कटवाने ही तो आया है, तो छोटे ही होंगे ना, बड़े थोड़ी होंगे। वो और चला गया था, बोला बाल छोटे करने हैं, बोला कितने छोटे करने, बोला बस इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आए, कि बीवी के हाथ में ना आए बस। सर्विस इज एज अ प्रोसेस, ठीक है, सर्विस क्या है, एक प्रोसेस है, इसको डिलीवर किया जाता है प्रॉपर्ली एक जगह से दूसरी जगह पर। एक बंदा वो है जो सर्विसेज डिलीवर कर रहा है, दूसरा बंदा वो है जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा होता है, जो डिलीवर कर रहा होता है, और दूसरा बंदा वो होता है जो सर्विसेज को रिसीव कर रहा होता है। देन आता है स्पीड एंड एक्यूरेसी। देखो ये बहुत मैटर करती है, जिसकी सर्विसेज जितनी स्पीड होंगी, जितनी एफिशिएंट होंगी, लोग वहां पर उतना ज़्यादा जाएंगे। वही बताया था मैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां पर 5 मिनट में आप लोगों के से ऑर्डर ले लिया जाता है, और कहीं दूसरी जगह पर जाते हो, आधा घंटा आप दूसरों की प्लेटें देखते रहते हो, अरे वो छोले भटूरे खा रहे हैं, वो पनीर खा रहे हैं, हम कुछ भी नहीं खा रहे, हमें तो कुछ पूछने भी नहीं आया है। तो वैसी जगह पर आप क्यों जाना पसंद करो, वैसी जगह पर आप क्यों जाना पसंद करोगे, नहीं जाना पसंद करोगे, बोले नहीं सर हमें तो ऐसी जगह पर तो हम बिल्कुल ही नहीं जाएंगे। वाई वी विल गो टू सच सर्विसेज, ठीक है, हम वैसी सर्विसेज में नहीं, बैंक है वही है, SBI में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है SBI वालों का सर्वर डाउन रहता है, तो इस वजह से। अब वही पहले वाले पॉइंट है, इनटेंजिबिलिटी और लो प्राइस सेंसिटिविटी। देखो प्राइस सेंसिटिविटी का मतलब होता है बहुत लो होती है। When we talk about the service industry, we see that customer are not price conscious but more concerned about the quality. समझ रहे हो ना, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं ना, तो वहां पर हमारा सर्विसेज, देखो प्रोडक्ट के केस में आप प्राइस पे ज्यादा फोकस करते हो, लेकिन सर्विसेज के केस में ना आपको जो सर्विसेज की डिलीवरी है वो अच्छी होनी चाहिए, वहां पर आप पैसे के बारे में नहीं सोचते। एक बैंक वही सर्विसेज आपको 50 रुपए में दे रहा है, दूसरा बैंक वही सर्विसेज आपको 100 रुपए में दे रहा है, लेकिन जो 100 रुपए में दे रहा है ना वो बहुत क्विक तरीके से सर्विसेज दे रहा है, तो आप वहां पर 50 और 100 में ज्यादा कोई फर्क नहीं देखोगे, है ना। वहां पर आप उस 50 और 100 के बीच में कोई फर्क नहीं देखोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर सर्विसेज मिल रही है ना 50 और 100 वाली, तो वहां पर हमें क्वालिटी मिल रही है। क्या मिल रही है, वहां पर हमें क्वालिटी मिल रही है। हमें किस चीज पे फोकस करना है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। वी नीड टू फोकस ऑन क्वालिटी। हमें किस पे फोकस करना है, हमें क्वालिटी पे फोकस करना है। जो क्वालिटी है वो ज्यादा मैटर करती है, जो क्वालिटी है वो ज्यादा मैटर करती है, ठीक है जी। इस वजह से यहाँ पर प्राइस सेंसिटिविटी नहीं होती। आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि भाई सर्विस अच्छी चाहिए, प्राइस 50 की जगह 100 दे देंगे, 100 की जगह 200 दे देंगे, लेकिन सर्विस अच्छी होनी चाहिए, हम यही बोलते हैं ना। तो इस वजह से यहाँ पर लो सेंसिटिविटी होती है, किसकी, प्राइस की। यूज ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट, अब ऐसा नहीं है कि सर्विसेज बिल्कुल इंटेंजिबल होती हैं, जिस पर्पस के लिए दी जाती हैं उसके अंदर एक टेंजिबल एलिमेंट्स भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप ट्रैवल एजेंट नीड्स टू बुक ट्रेन टिकट विच इज यूजली अवेलेबल इन द फिजिकल फॉर्म फॉर द क्लाइंट्स, वो चाहे फिर आपने कोई सर्विस, आपने कोई ट्रेन बुक कर दिया, आपने कोई एयरप्लेन की टिकट बुक कर दी या कुछ भी, अब उसका सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हो ना। तो मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब इसके अंदर एक टेंजिबल एलिमेंट होना ही होगा, कुछ ना कुछ टेंजिबल एलिमेंट है वो क्या होगा, हमेशा प्रेजेंट होगा।
जो टेंजिबल एलिमेंट है वो क्या होगा, हमेशा इसके अंदर प्रेजेंट होगा। देयर इज ऑलवेज अ टेंजिबल एलिमेंट प्रेजेंट, एक टेंजिबल एलिमेंट है वो हमेशा प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, देन आता नो स्टॉक मेंटेनेंस। अब इसमें तो आप स्टॉक ही मेंटेन नहीं कर सकते, क्या ही मतलब स्टॉक होगा ही नहीं तो मेंटेन क्या करेंगे, क्योंकि ये स्टोर करने वाली चीज ही नहीं है। तो स्टॉक तो उसका मेंटेन करोगे ना जिस चीज को स्टोर किया जा सकता है। वो चीज जो स्टोर हो सकती है उसको स्टोर किया जा सकता है, लेकिन वो चीज जिसको स्टोर किया ही नहीं जा सकता, जो हार्ड फॉर्म में है ही नहीं, उसके लिए आप कैसे स्टॉक मेंटेनेंस की बात करें, उसके लिए हम कैसे स्टॉक मेंटेनेंस की बात करें। वैल्यू क्रिएशन प्रोसेस। अब 4 पीस के साथ 3 पीस आपके और ऐड हो जाते हैं इसमें, तो वैल्यू क्रिएट करते हैं हम सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों को मालूम है। अब जैसे देखो प्राइस सेंसिटिविटी इन सर्विस मार्केटिंग, लो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हाई, और उसके साथ साथ सर्विस प्रोडक्ट्स लाइक कैब सर्विसेज, ऑटोमोबाइल मैकेनिज्म और ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक एजुकेशन और मेडिकल सर्विसेज। मतलब एक्सपेक्टेशंस आपकी क्रॉस होती हैं, जो लेवल है एक्सपेक्टेशंस का वो बढ़ता है, तो आपकी प्राइस सेंसिटिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन प्राइस सेंसिटिविटी लो होती है तो आपकी एक्सपेक्टेशन भी लो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हार्वर्ड वगैरह में जाओगे, आप एक साल का 10 लाख रुपए दे रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेशंस भी तो अपनी बढ़ाओगे ना, बढ़ाओगे या नहीं। एक चीज आप 500 रुपए की खरीद रहे हो, दूसरी चीज वही आप 5000 रुपए की देके खरीद रहे हो, तो जहां पर आप 5000 रुपए दे रहे हो तो वहां पर आप ये एक्सपेक्टेशंस रखोगे या नहीं रखोगे। वहां पर आप ये एक्सपेक्टेशंस रखोगे या नहीं रखोगे कि नहीं यार, अगर मैं 500 की चीज को 5000 रुपए में खरीद रहा हूं तो वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलना चाहिए ना कि मेरे को लगे कि जो मेरे 5000 रुपए हैं वो वर्थ इट है, वर्थ इट है। इस वजह से तो एक्सपेक्टेशंस क्रॉस होंगी जब आप इंक्रीज करोगे अपने एक्सपेक्टेशंस, वर्थ इट है। इस वजह से तो एक्सपेक्टेशंस क्रॉस होंगी जब आप इंक्रीज करोगे अपने एक्सपेक्टेशंस। क्रिश्चियन ग्रोनूस के द्वारा एक सर्विस मार्केटिंग का ट्रायंगल दिया गया था 2000 में। अब मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो जब हम मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो सेम यही मॉडल हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, यस और नो, याद है। सेम यही था, बस सर्विसेज की जगह पर इधर इनेबल परफॉर्मेंस एक ट्रायंगल दिया गया था, वहां पर भी क्या किया गया था, एक ट्रायंगल दिया गया था। ऐसा ही क्या किया गया था, एक ट्रायंगल दिया गया था। सेम वही है कि कंपनी कस्टमर के साथ प्रॉमिस करती है, कंपनी और एम्प्लॉय मिलके इन प्रॉब्लम्स को इनेबल करते हैं, और जो एम्प्लॉइज हैं वो कस्टमर को क्या करते हैं, जो सर्विसेज हैं वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, अपने प्रॉमिसेस डिलीवर करते हैं। ठीक है जी, तो इधर वाली इंटरनल होगी जो कंपनी और एम्प्लॉइज के बीच में रहती है। कस्टमर और कंपनी के बीच में जो रहती है वो प्रॉमिस की बात हो रही है, और यहाँ पर डिलीवरिंग में इंटरेक्टिव की बात है। हाँ यस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो ये जो सर्विस मार्केट ट्रायंगल है या गुड्स जो प्रोडक्ट मार्केट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस तरीके से ये आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है, सर्विसेज से भी पूछा जा सकता है और गुड्स से भी पूछा जा सकता है, गुड्स से भी पूछा जा सकता है और सर्विसेज से भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, क्लियर है, ये हो गया वही। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। इंटरनल एक्सटर्नल मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी किस तरीके से अपनी सर्विस, देखो एक्सटर्नल मार्केटिंग में क्या कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, इंटरेक्टिव में पर्सनल लोगों के पास जाते हैं, और कंपनी इंटरनल मार्केटिंग में अपना कम्युनिकेशन करती है। ठीक है, नॉर्मल। तो 3 अलग अलग रिलेशन हो गए। ठीक है, कंपनी का कस्टमर के साथ, कस्टमर का एम्प्लॉइज के साथ, और एम्प्लॉइज का कंपनी के साथ। तो तीनों जगह पर अलग अलग फंक्शनिंग है वो क्या हो रही है, परफॉर्मेंस। यस और नो, तीनों जगह पर अलग अलग फंक्शनिंग क्या हो रही है बेटा, परफॉर्म हो रही है, और उस फंक्शनिंग के बेसिस पे ही हम कोई रिजल्ट है वो निकालते हैं, उस फंक्शनिंग के बेसिस पे ही कोई रिजल्ट है वो निकाला जाता है।
उसके बाद सर्विस मार्केटिंग का मिक्स है। इसके अंदर 3 नई चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं। कौन कौन सी? पीपल मतलब देखो, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, ये तो चारों चीजें पहले ही थी, है ना, ये 4 तो थी। अब 3 नई चीजें ऐड हो गई हैं। कौन कौन सी? पीपल मतलब ये वो लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, किसी होटल में जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, तो जो वेटर्स होते हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो ये हो गए पीपल मतलब वो लोग जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जो क्या कर रहे हैं? जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। These are the people who are providing you the services, जो आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फिजिकल एविडेंस का मतलब क्या हुआ? फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो फिजिकल एविडेंस जैसे बताया था कि जिस जगह पर दी जा रही है या उसके अंदर जो भी टेंजिबल एलिमेंट हो गया या वो इन्वायरमेंट हो गया जिस रेस्टोरेंट में आप गए हो। और प्रोसेस का मतलब है, कि किस तरीके से एक सिस्टम के थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। मतलब क्योंकि सर्विसेज में भी तो एक प्रोसेस तो होगा ना, जो सर्विसेज है उसको प्रोवाइड करने का एक प्रोसेस तो होगा ना, तभी वो सर्विसेज आप लोगों तक क्या हो रही हैं? पहुंच रही हैं। ओनली देन यू आर गेटिंग द आप उन सर्विसेज को क्या कर रहे हो? रिसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उन सर्विसेज को रिसीव कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये अब इसमें ना एक चीज और आती है, वो पढ़ते हैं। कई बार गैप मॉडल से सवाल पूछ लेते हैं, गैप मॉडल को पढ़ते हैं। फिजिकल मतलब जो चीजें नजर आ रही हैं बेटा आपकी सर्विसेज सेक्टर में, जो चीजें आपको नजर आ रही हैं।
जिस सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं बस वो 2-3 टॉपिक करेंगे। सर्विस मार्केटिंग करेंगे, रूरल मार्केटिंग करेंगे और ग्रीन मार्केटिंग, दैट्स इट। ठीक है, और एंड कहाँ पे करेंगे? कस्टमर पे करेंगे। तो वहाँ पर टोटल ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी हम सर्विस क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां पर टोटल KPD डबल सी, KPDCC, पीछे डबल CC है, KPD डबल सी, ठीक है। डबल सी की बात करते हैं, शुरुआत कहां से करेंगे? नॉलेज से करेंगे, और एंड कहां पे करेंगे? कस्टमर पे करेंगे, ठीक है। पहले इतना याद रहेगा। पहला नॉलेज गैप, दूसरा पॉलिसी गैप, तीसरा डिलीवरी गैप, चौथा कम्युनिकेशन गैप और पांचवा कस्टमर। KPD डबल सी। अब इसको सीक्वेंस में याद रखना है। देखो, नॉलेज गैप का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नॉलेज, कस्टमर हमारे बारे में क्या सोच रहा है और हम कस्टमर के बारे में क्या सोच रहे हैं। मतलब कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? लिखा हुआ ना, फर्स्ट कस्टमर, यहाँ पर कस्टमर बैठा हुआ है, वो जो सोच रहा है कि कंपनी मेरे को ये सर्विसेज देगी, और आप सोच रहे हो कुछ और। आप सोच रहे हो कस्टमर ये हमसे डिमांड कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। मतलब आप कस्टमर के दिमाग को नहीं समझ पा रहे। पहली बात, दैट इज नॉलेज गैप। मतलब आप कस्टमर के माइंड में नहीं घुस पा रहे हो। अगर घुस भी पा रहे हो तो वहां से जो इंफॉर्मेशन निकलनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन नहीं निकल रही है, कोई और इंफॉर्मेशन पे फोकस कर। देन द पॉलिसी गैप, मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड सर्विस डिलीवर पॉलिसी एंड एम्प्लॉय स्टैंडर्ड्स। पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि अब मैनेजमेंट ने कस्टमर को जो समझा है, लेकिन कस्टमर के लिए जो उन्होंने सर्विसेज बनाई हुई है, जो एम्प्लॉइज का स्टैंडर्ड है वो मीट नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब आपने कस्टमर को तो समझ लिया, पॉलिसी का मतलब आपने कस्टमर को तो समझ लिया, लेकिन जो आपकी पॉलिसी है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही, ठीक है। आपने कस्टमर को तो अंडरस्टैंड कर लिया, लेकिन जो आपकी पॉलिसी है वो मैच नहीं हो रही। तीसरा, एक्सपीरियंस, स्पेसिफिकेशन और एक्चुअल रिजल्ट। डिलीवरी का मतलब जो आप मान रहे हो कि हमें ये सर्विसेज देनी है और जो आप एक्चुअली में वो सर्विसेज दे रहे हो, उसके बीच में गैप आ रहा है। कम्युनिकेशन गैप, डिलीवरी द कस्टमर एक्सपीरियंस व्हाट वाज कम्युनिकेटेड टू द कस्टमर। कस्टमर को कम्युनिकेशन क्या किया गया था और कस्टमर को डिलीवर क्या किया गया। और कस्टमर गैप, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या थी और कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या था। क्लियर है? तो ये 5 तरीके के अलग अलग गैप्स हैं। ये आपको मैथ्स का कॉलम में भी पूछा जा सकता है, ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन इन डिफरेंट वेज। अभी मैं इनको एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। पहले जैसे नॉलेज गैप की बात करें, नॉलेज गैप का मतलब क्या था कि कस्टमर क्या सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं कि कस्टमर क्या सोच रहा है। नॉलेज गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ द सर्विस एंड कंपनीज प्रोविजन ऑफ दैट सर्विसेज। कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशन है और कंपनी की क्या प्रोविजन है उस सर्विसेज को लेकर। Essentially, this gap arises because management does not know exactly what customer expect, क्योंकि कंपनी को पता ही नहीं कि कस्टमर चाहता क्या है ना। कंपनी को यही नहीं पता कि कस्टमर चाहता क्या है। ये कैसे हो सकता है कि आपने कस्टमर के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सर्विस एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट, इनसफिशिएंट मार्केट रिसर्च, इनसफिशिएंट रिलेशनशिप फोकस। तो मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर के साथ आपकी वो डीलिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से आप कस्टमर की जरूरत को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। कस्टमर के साथ आपकी वो डीलिंग ही नहीं है, जिसकी वजह से आप कस्टमर को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। एग्जांपल, इफ Netflix were to suffer from this gap, then it could be because they don't offer the right amount of newer title to their customer. If Pizza Hut were to suffer from this gap, then it could be because that is offer chicken pie. In both cases, customer expect these things. है ना, जैसे Netflix है। अब इंडिया के अंदर अगर उसको Netflix को सर्वाइव करना है तो उनको हॉलीवुड की मूवीज को क्या करना पड़ेगा,
भाई डब करके देना पड़ेगा। लेकिन वो इंडिया के अंदर सपोज करो हॉलीवुड की मूवीज को इंग्लिश में ही दिए जा रहे हैं, जबकि ज्यादातर लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, ज्यादातर लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती, तो ज्यादातर लोग डब मूवीज देखना पसंद करते हैं। आप लोगों ने अगर देखा होगा, नॉर्मली लोग डब की हुई मूवीज देखना पसंद करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है, हर किसी की पर्सनल है, मैं नहीं देखता हूँ डबिंग में, मेरे को नहीं अच्छा लगता डब। मैं सबटाइटल से देख लेता हूँ, लेकिन अगर डबिंग में हो भी ना तो भी मैं नहीं देखता। मुझे नहीं लगता कि मैंने पिछले 8-10 साल 15 साल में कोई मूवी डब देखी है, क्योंकि जो डबिंग होती है ना वो इतनी घटिया होती है ना, मतलब वो जिस इंटेंसिटी से डायलॉग बोला जाता है, जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, वो बिल्कुल भी मैच नहीं करती। इवन के मनी हीस्ट में जो डेनवर का कैरेक्टर था ना, उसकी जो डबिंग थी ना वो टपोरी लैंग्वेज में कर दी उन्होंने। यस, मुंबई वाली जो टपोरी भाषा है उसमें कर दी। तो इस वजह से तो ये पहला आ गया नॉलेज गैप। दूसरा क्या हुआ? पॉलिसी गैप। पॉलिसी गैप का मतलब क्या हुआ? The policy gap is difference between management understanding of customer needs and translation of understanding into service delivery। मतलब जरूरतों को तो समझ लिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज नहीं बना पाए। तो यहाँ पर कस्टमर के स्टैंडर्ड्स को, जो सर्विसेज के लेवल था वो, और फेलियर टू रेगुलर अपडेट सर्विस स्टैंडर्ड्स। तो ये पॉलिसी गैप है, ये सर्विसेज की स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेट करेगा। इसके साथ स्टैंडर्ड्स के साथ रिलेट करेगा, नहीं, मैंने गदर नहीं देखी और मेरे को पसंद भी नहीं है ऐसी मूवीज, तो मैं कम देखता हूँ, टाइम वेस्ट लगता है। अब उस लेवल से ऊपर उठ चुके हैं कि ऐसी मूवीज अच्छी लगे, बच्चों वाली लगती हैं ये, समझ रहे हो? जिस मूवी में कुछ रियलिस्टिक ही ना हो, है ना, जिसमें कुछ रियलिटी ना हो। अब हैंड पंप उखाड़ दिया, उसको ये नहीं पता कि हैंड पंप कितना जमीन के नीचे होता है, पता उसको कितना नीचे होता है। उसका जो मेन पाइप होता है ना, वो कितना 60 फीट 70 फीट 80 फीट नीचे होता है। तो इस वजह से मैं रियलिस्टिक मूवीज पे थोड़ा फोकस करता हूँ। इलॉजिकल सी चीजें मेरे को पसंद नहीं आती, इसी वजह से तो मैं सुपरमैन टाइप मूवीज भी नहीं देखता। मैंने बताया ना आपको, मैं क्या बोलते हैं, सुपरमैन टाइप मूवीज जो ये शुरू में होता था, ऐसे स्टार्टिंग में देखते थे, एंट मैन हो गया, फलाना मैन हो गया, ढिमकाना मैन हो गया, इस वजह से नहीं। मैंने बेटा लास्ट हिंदी मूवी कौन सी देखी थी? लास्ट हिंदी मूवी देखी मैंने थिएटर में देखी थी, भोला, क्योंकि दोस्त बोल रहे थे, इस वजह से। अब देखो ये गैप कैसे मैच होगा। Netflix were to suffer from this gap, then it could be that suffer all the right shows, but streaming quality level is not enough। पॉलिसी गैप में दिक्कत होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड्स देखो, अब आप क्या बोलते हो, आप ऑफर तो कर रहे हो उनको शोज, तो ऑफर कर रहे हो, लेकिन उसको HD क्वालिटी में नहीं दे रहे हो, ठीक है, HD क्वालिटी में नहीं दे रहे हो, या वो क्वालिटी में नहीं दे रहे हो जिस क्वालिटी में उनको सर्विसेज देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिसी गैप। पॉलिसी का मतलब याद रखिएगा, पॉलिसी को स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करना है। किसके साथ बेटा? पॉलिसीज को किसके साथ मैच करना है? स्टैंडर्ड्स के साथ, देन आता है डिलीवरी गैप। डिलीवरी गैप का मतलब है डिफरेंस बिटवीन सर्विस डिलीवरी पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड्स एंड एक्चुअल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। कि जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं वो अलग हैं, लेकिन जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो अलग है। डेफिशिएंसी इन ह्यूमन सोर्स पॉलिसीज, फेलियर टू मैच सप्लाई टू डिमांड, imply lack of knowledge of the product or lack of cohesiveness teamwork। मतलब if Netflix were to suffer this gap, then it could be because when customers select the show they want to watch, it takes 5 minutes before it starts to play। In this case the product is not performed as। डिलीवरी का मतलब कि सर्विस डिलीवरी सही नहीं है। अब मैंने कोई शो लगा दिया, अब उसको ऐसे
घूमे ही जा रहा है, वो ऑन ही नहीं हो रहा। मेरा इंटरनेट भी ठीक है, लेकिन फिर वो ऐसे 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 10 मिनट तो उसने घूमने में लगा दिए, मेरा दिमाग घूम गया, मैंने उसको बंद ही कर दिया। तो वो जो बफरिंग है वो होगी, तो वो एक डिलीवरी गैप है कि सर्विसेज दे भी दी, सर्विस तो दे दी, लेकिन सर्विस की डिलीवरी सही नहीं है। सर्विस तो पहुंच गई लोगों तक, लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही। सर्विसेज तो हो गई, लेकिन डिलीवरी नहीं है। हाँ, वही बोल सकते हो, मिंत्रा वगैरह पे जो भी है आप देख सकते हो। जैसे कई बार प्रोडक्ट होता है, वो आप बोला तो जाता 2 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो 4 दिन लगा देता, 8 दिन लगा देता है। आपने किसी शादी के लिए कोई सूट वगैरह मंगवाया, जूते मंगवाए, वो टाइम पे नहीं आया, तो फिर उसको डिलीवर तो हो गया, लेकिन टाइम पे डिलीवरी नहीं हुई, तो वो डिलीवरी गैप हो जाएगा। देन आता है कम्युनिकेशन गैप, ये बातचीत का होता है। What gets promised through advertising and what deliver। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने जो बोला है और आपने जो डिलीवर किया है। आपने जो बोला है, कम्युनिकेशन किया है, और फिर उसके बाद जो आपने सर्विस दी है, उसके अंदर एक बड़ा गैप है। If Netflix were to experience this gap, then it could be because that although the service is good, it as good, or say used to depicted in the advert, or if Pizza Hut were to suffer this gap, it could be because the pecan pie was good, but it was not as large as delicious ad looks in the advertising में आपने कुछ और बोला, सर्विसेज दिखा दी, प्रोडक्ट दिखा दिया, और ऐसे ना नॉर्मली होता है। मैं आपको खुद बताता हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ एक बार। अमेज़न से ना मैंने कोई एक चीज ऑर्डर की थी, वो जो वहां पर दिखा रहा था ना, तो बड़ा एक लार्ज दिखा रहा था, ऐसे करके काफी बड़ी फोटो दिखा रहा था, मुझे लगा काफी बड़ी आइटम है। जब वो मंगवाया, वो इतनी सी निकली, एकदम छोटी सी, इतनी सी। तो वो आपका कम्युनिकेशन गैप है कि तो भाई जो कम्युनिकेशन के थ्रू बताया जा रहा है, उसको प्रॉपरली मैच नहीं कर रहे हो, उसको प्रॉपरली मैच नहीं कर रहे हो। यस तो उसको प्रॉपरली मैच नहीं कर रहे हो। सर्विसेज तो दे रहे हो, लेकिन वो जो एडवर्टाइजिंग में बोला था ना कि ये ऐसा ऐसा होगा, वैसा कुछ भी नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है। देन लास्ट आता है कस्टमर गैप। कस्टमर गैप का मतलब डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एक्सपेक्टेशन एंड कस्टमर परसेप्शन। This gap because customer do not always understand what the services has done for them, or they misinterpret the service quality. Blind to this gap. This gap can happen because of one of the other 4 gaps, or simply because the customer perceive the quality of service incorrectly. अब ये कस्टमर मतलब कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें आपने सब कुछ सही से किया, कंपनी ने सब कुछ सही से किया, लेकिन कस्टमर तो कस्टमर है भाई। उसी एक चीज के लिए, जैसे हमारी क्लास है, मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी क्लास है, बहुत देखो, अब हर टीचर का अपना तरीका है, और हम यहाँ पर किसी को फोर्स नहीं करते। अब बहुत सारे बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगती है, कुछ लोग मेरी क्लास को अच्छा नहीं बोलते, वो बोलते हैं मैं बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, मैं बहुत इन डेप्थ पढ़ाता हूँ, मैं तो अपनी तारीफें करता रहता हूँ। हर किसी का अपना अपना परसेप्शन है, समझ रहे हो ना। अक्सर ऐसी बातें चलती रहती हैं। अब ये जो गैप है, इसमें सर्विस प्रोवाइडर भी कुछ नहीं कर सकता भाई, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो तरीका है वो पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो, बात करता हूँ। पता है ऐसे बच्चे बहुत आते हैं। अब खुद देखो, अब पता क्या होता है, कई बार खुद का लेवल नहीं होता, खुद का वो लेवल नहीं होता, फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं टीचर हाई लेवल का पढ़ाता है। भाई हाई लेवल का थोड़ी पढ़ा रहा है, तुम्हारा ही लेवल कमजोर है, समझ रहे हो ना। वो अंगूर खट्टे वाली बात हो जाती है कि छलांग तो खुद से नहीं लगाई जा रही अंगूर तोड़ने के लिए, और बोल रहे हैं कि नहीं नहीं अंगूर खट्टे हैं। तो ये लोग इल्यूजन में जीते हैं, है ना। ये कुछ लोग हैं वो इल्यूजन में जीते हैं, जो अपनी कमियों पे काम करने की बजाय दूसरों पे इल्जाम लगा देते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसे करता है, वैसे करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैंने आपको पहले बताया 2019 से 2023 आ गया, 2019 से लेकर 2023 आ गया, 4 साल हो गए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरियसली जीरो। कोई अच्छा बोल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई बुरा बोल रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नॉलेज गैप का मतलब बेटा कि कस्टमर आपसे क्या मांग रहा है और आपको क्या लग रहा है कि कस्टमर आपसे क्या मांग रहा है, समझ लो नॉलेज। तो ये आप लोगों का पूरा टॉपिक है।
5 गैप, ठीक है। इसको एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लो अपनी कॉपी पे, तब तक मैं दूसरी पीडीएफ ग्रीन मार्केटिंग और रूरल मार्केटिंग, ठीक है, 2 टॉपिक और करेंगे बस, दैट इज मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। इस दुनिया में आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, वो तो भगवान नहीं कर पा रहा यार, हम तो कौन ही है। तो अगर कोई आपसे दुखी है, कोई आपको पसंद नहीं करता, तो टेंशन नहीं लेनी, बस ये सोचो कि लोग तो भगवान से भी दुखी हैं, तो हम तो भगवान से बहुत नीचे हैं ना। तो जस्ट अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो बस। ठीक है, तो KPDCC एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यार जितनी देर आप अपने आप के साथ ऑनेस्ट हो ना, किसी के ओपिनियन से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने आपको पहले भी सिखाई है ये बात। अब लोगों को लगता है कि ये फालतू फालतू की बातें हैं, लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं भाई, पढ़ाने के लिए आए हो तो बस पढ़ाओ। फिर ऐसे ही लोग बाद में अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो रोना शुरू कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। उनको ये नहीं पता कि टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, इस 6 महीने की 4 महीने की जर्नी में और भी बहुत सी बातें होती हैं सिखाने वाली। लेकिन वही है ना, जब दिमाग ही मोटा तो क्या करेगा बेटा, कुछ नहीं कर सकते। अब ये जो 2 टॉपिक हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा आपको पढ़ाऊंगा, आप खुद से पढ़ लेना। ग्रीन मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि हम जो भी मार्केटिंग करेंगे उसको इस तरीके से करेंगे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो उसको नुकसान ना हो, ठीक है। कि जो प्रोडक्ट है, 4 P's है, उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग की, उससे प्रोडक्ट से इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो। इसके लिए हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं, हमें अपने प्रोडक्ट को एडजस्ट करना पड़ता है, हमें जो प्रोडक्ट की प्रोसेस होता है उसको चेंज करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग चेंज करनी पड़ती है। तो वो एक CSR वाला, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट है, आप लोगों को महसूस होता है। The primary aim is to reduce the adverse effect of the product and its consumption and disposal on the environment. कि जो भी प्रोडक्ट है उसका कम से कम बुरा इफेक्ट हो किस पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट पे होने वाले बुरे इफेक्ट को क्या करना, रोकना, दैट इज ग्रीन इन्वायरमेंट। All activities designed to generate and facilitate any exchange intended to satisfy human needs or wants, such that satisfying of these needs and wants occurs with minimum detrimental inputs on the national environment। कि हम जो भी एडवर्टाइजिंग करेंगे, जो भी प्रोडक्शन, मतलब 4 P's में हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। इसी वजह से इसको आप ग्रीन मार्केटिंग भी बोल देते हो, इकोलॉजिकल मार्केटिंग भी बोल देते हो, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि इन्वायरमेंट को लेके हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो देखो, ये वाली एक डेफिनेशन दी हुई है बेसिक। ग्रीन मार्केटिंग इज द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट आर प्रिज्यूम्ड टू बी इन्वायरमेंटल सेफ। इन्वायरमेंटल के लिए जो सेफ है, सस्टेनेबिलिटी है। जैसे अभी बहुत सारी कंपनीज हैं, वो जो पैकिंग करती है ना, वो वही डिस्पोजेबल वाले केस में होती है ना, जिसको डिस्पोज किया जाता है, प्लास्टिक में नहीं करते हैं इसको। क्योंकि जो प्लास्टिक है, देखो, वो तो दुनिया तक इमॉर्टल है, आपको पता होगा दुनिया कहाँ कहाँ तक पहुँच गई, लेकिन आज तक प्लास्टिक का कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उसको दबा दो, उसको आग लगा दो, उसको फूंक दो, कुछ भी कर लो, प्लास्टिक इस दुनिया से खत्म ही नहीं होगा। वो उसको डिग्रेड किया ही नहीं जा सकता, खत्म ही नहीं हो रहा वो। रिसाइकिल मतलब कुछ भी कर लो, वो रहेगा ऐसा। तो ऐसी चीज़ों पे कम से कम सोचना, ऐसी चीज़ों को कम से कम। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जुड़ रही हैं किसके साथ, सस्टेनेबल मार्केटिंग के साथ। किसके साथ, सस्टेनेबल मार्केटिंग के साथ।
किसके साथ जुड़ रही हैं? सस्टेनेबल मार्केटिंग के साथ जुड़ रही हैं। तो सस्टेनेबल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ? जो मार्केटिंग हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली कर रहे हैं, जिससे मतलब आज तो हमारा जो बचाव है वो होगा ही होगा, आने वाले टाइम में भी हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको इससे कोई नुकसान ना। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जो कंपनी की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फोकस करना, खर्चे को कम करना, ये दिखाना, क्योंकि देखो इससे आपकी गुडविल बनती है ना। यस और नो? जैसे अब टाटा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? पॉजिटिव इमेज है। क्लासमेट है, क्लासमेट की कोई भी कॉपी होती है उस पर भी लिखा होता है। और अभी जो मामाज अर्थ वाले वो ऐड चलाते हैं ना कि आप हमारे हर प्रोडक्ट को खरीदोगे तो हम उससे एक पेड़ लगाएंगे, वो ऐसा बोलते हैं। लगाते हैं या नहीं लगाते वो अलग है, लेकिन एक परसेप्शन तो आपके दिमाग में बन गई है ना कि अच्छा यार ये तो एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। तो यही आप लोगों का एक ब्रांड मैसेज होता है जो आप इसको डिलीवर करते हो। देन इम्प्लीमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड सोशली अकाउंटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो आपकी जो ही बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है उस पर आप क्या करते हो? फोकस करते हो। एग्जाम्पल्स, अब ये देखो हर अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग तरीके से ये किया है। जैसे होल फूड्स, एन अमेरिकन सुपरमार्केट चेन ओन्ड बाय अमेज़न known for selling organic products which does not contain hydrogenated fats, flavors, preservatives, sweeteners, flavors और artificial color. Yes or no? Starbucks, सस्टेनेबिलिटी तो ग्रो कॉफी, ठीक है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, ये एक्चुअली में कॉफी को ग्रो करते हैं और उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। बॉडी शॉप है, स्किन केयर है, जो किसी भी तरीके से कॉस्मेटिक्स का यूज नहीं करते, ठीक है। तो अलग अलग देश अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं इस तरीके से। अच्छा, तो ये बताओ कि ये प्रोडक्ट सस्ते होंगे या महंगे होंगे? सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़े हुए प्रोडक्ट सस्ते होंगे या महंगे होंगे? सर ये कॉस्टली होंगे। क्या होंगे? सर ये तो भैया कॉस्टली होंगे। कॉस्टली क्यों होंगे? वही रीजन वही है कॉस्टली होने का। क्यों? क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में नेचुरल चीजें हैं, तो नेचुरल चीजों को ग्रो करने में पैसा लगता है। कॉस्मेटिक्स तो बना बनाया मिल जाए। अब ग्रीन मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट बनाते हुए, समझ लो ना, इकोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स इन प्लानिंग प्रोडक्ट इज टू रिड्यूस रिसोर्स कंजम्पशन एंड पोल्यूशन एंड टू इंक्रीज कंजर्वेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिसको बनाते हुए कम से कम पोल्यूशन हो, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करें और रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें। प्राइसिंग का मतलब, प्राइस देखो यहाँ पर बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। Most consumer will only be prepared to pay additional value if there is a perception of extra product value. तो आप प्रोडक्ट ज्यादा लो, प्राइस ज्यादा चार्ज करो, लेकिन अगर कस्टमर को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, अगर कस्टमर को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, अगर कस्टमर को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही, तो बेटा वो कभी भी आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। वो कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट में जो उन्होंने ज्यादा पैसा दिया था उसकी तो वर्थ उनको मिली नहीं है, तो अगली बार वो आपके प्रोडक्ट को क्यों ही खरीदेंगे? तो अगली बार वो आपके प्रोडक्ट को क्यों ही खरीदेंगे जब उनको पता है कि यार इससे हमें कुछ वर्थ तो मिल नहीं रहा, तो हम अगली बार इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदें? Why we will buy this product? Then at the place का मतलब available with significant impact on customer. Very few customer will go out of their way to buy in product. तो आपको इस प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाना पड़ेगा। Then आता प्रमोशन, एड्स वगैरह में भी आप अपने उस लाइफस्टाइल को, उसकी ब्रांडिंग इसी तरीके से करोगे कि लोग आप पे भरोसा करें, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग उसी तरीके से करोगे so that people will trust you, कि लोग आप पे भरोसा करें, कि लोग आप पे भरोसा करें, लोग आप पे भरोसा करें, है ना। प्लेस का मतलब है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी बड़े सोच समझ के डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपके पास नहीं आएंगे, आपको उनके तक पहुंचना पड़ेगा।
ये वही हो गया। प्रोडक्ट है वो आप लोगों का पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। प्राइस है वो अगर एडिशनल दे रहे हो तो आपको उसकी वैल्यू ऑफरिंग भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रमोशन, ग्रीन एडवर्टाइजिंग, 3 ways there can be ads which display the connection product and environment, ads which promote a green and organic lifestyle or showcase a corporate of environment। समझ रहे हो ना, मतलब वो चीज आपको हर जगह पे दिखानी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट में भी, प्राइस में भी, प्रमोशन में भी, प्लेस में। Ideal way we make such product available as it will have the great impact on the customer। Availability of product and such marketer should opt an ideal way। एक अच्छा तरीका, एक ऐसा तरीका आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, एक ऐसा तरीका आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक क्या करे, इजीली पहुंचाए, इजीली वो आप लोगों को वहां तक पहुंचाए, इजीली वो प्रोडक्ट है वहां पर पहुंचे। ग्रीन मार्केटिंग में क्या क्या किया जा सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट प्रैक्टिसेस। इट इन्वॉल्व अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटीज टू क्रिएट एन इको फ्रेंडली इमेज ऑफ द कंपनी यूजिंग रिसाइकल्ड एंड रिन्यूएबल मटेरियल फॉर प्रोडक्शन। पहले क्या करेंगे, रिसाइकल और रिन्यूएबल मटेरियल यूज करेंगे, मतलब ऐसा मटेरियल जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, मतलब समझ रहे हो ना कि बिजली की जगह पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, वो जो जिनको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें। देन प्रोडक्ट पैकेजिंग और इको फ्रेंडली पैकेजिंग, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। नॉट यूजिंग टॉक्सिक मटेरियल, ऐसा मटेरियल यूज नहीं करना है जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए। मेकिंग प्रोडक्ट्स विद आर रीयूजेबल एंड रिसाइकलेबल, जिसको रीयूज किया जा सकता है और रिसाइकल किया जा सकता है, ऐसे प्रोडक्ट्स का क्या करना, इस्तेमाल करना। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग क्या क्या है। कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, पहली बात तो कि ये, क्योंकि देखो अगर ये मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होगी तो ये मार्केट पूरे तरीके से फेल हो जाएगी। अगर उस प्रोडक्ट में मेरे को अपना फायदा नजर नहीं आ रहा तो मैं कभी भी उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूं। यस और नो। अगर उस प्रोडक्ट को खरीदने में मुझे मेरा फायदा नहीं आ रहा तो मैं कभी उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदूंगा। तो पहला तो कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग है कि कस्टमर के लिए उस चीज का फायदा होना चाहिए, मेरे लिए उस चीज का क्या होना चाहिए, एक फायदा होना चाहिए, तभी मैं उस प्रोडक्ट को क्या करूंगा, खरीदूंगा। दूसरा कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग, उसके साथ साथ कस्टमर को एक वैल्यू मिलनी चाहिए। अगर मैं 10 रुपए का प्रोडक्ट 20 रुपए में खरीद रहा हूँ तो वो जो 20 रुपए में दे रहा हूँ ना, मुझे उसकी वर्थ मिलनी चाहिए, मुझे उसका उतना फायदा मिलना चाहिए। इनोवेटिव मार्केटिंग, ever changing and so does the taste and preference, therefore the company should always look for new and improved methods not to lose customer easily। अब है तो देखो कंपनी के लिए भी तो डिफिकल्ट है ना, क्या आपको लगता है कि ये कंपनी के लिए आसान है? नो, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर कंपनी एज वेल। कंपनी के लिए भी ये काफी डिफिकल्ट है, कंपनी के लिए भी ये चीजें सही से काम नहीं करती हैं, कंपनी को भी इन सारी चीजों को सही करने के लिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन वही चीज आ जाती है कि कंपनी जब इस तरीके से चीजों को करती है, कंपनी जब इस तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है तो उसको नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि अच्छा यार अगर ये वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे तो कस्टमर ज्यादा खुशी से हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। मिशन मार्केटिंग, कंपनीज मिशन शुड बी ब्रॉडली डिफाइंड इन सोशल टर्म्स एंड नॉट इन प्रोडक्ट। तो आपका जो मिशन होना चाहिए वो भी ना सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ही एक्सप्लेन होना चाहिए कि सोसाइटी के लिए क्या किया जा सकता है, क्या नहीं। और सोसाइटल मार्केटिंग, वही marketing decision made by the company must take into account the wants and interest of consumer, company's requirement and social welfare। वो जो आपने एक मैट्रिक्स पढ़ा था ना सोसाइटल मार्केटिंग में कि पहले प्रॉफिट का सोचोगे, फिर कस्टमर का भी सोचोगे और फिर सोसाइटी का भी सोचोगे। याद है सोसाइटल मार्केटिंग में एक ऐसा ही कंसेप्ट था, सोसाइटल मार्केटिंग में एक ऐसा ही कंसेप्ट था जहां पर हम इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि हमें पहले प्रॉफिट के बारे में सोचना है, फिर कंपनी के बारे में भी सोचना है, फिर कस्टमर के बारे में भी, सोसाइटी के बारे में भी। हमें एक सीक्वेंस में ये सोचना पड़ता है ना, एक सीक्वेंस में ये सोचना पड़ता है, हमें सीक्वेंस में इन चीजों को सोचना पड़ता है। एवोल्यूशन में थोड़ा सा समझ लीजिए, देखो इसको मोटा मोटा समझ लीजिए। जो फर्स्ट फेज था उसमें इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट मार्केटिंग था। इकोलॉजिकल का मतलब क्या था, सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना और उनको सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर इन्वायरमेंटल में आ गया फोकस ऑन क्लीन टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव प्रोडक्ट टू टैकल वेस्ट, मार्केटिंग वेस्ट के साथ। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि आज की जरूरतों को पूरा करते हुए फ्यूचर की जरूरतों पे भी फोकस है। कि आज की जरूरतों को तो फोकस करना ही है, उसके साथ साथ आने वाले समय की जरूरतों को भी
पूरा करना, दैट कम्स अंडर सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, मिशन मार्केटिंग मतलब बेटा आपका जो मतलब आपको पूरी की पूरी कंपनी को ही चेंज करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को, प्राइस को, मिशन को, विजन को, एडवर्टाइजिंग, हर चीज आपकी अलाइंड होनी चाहिए। हर चीज क्या होनी चाहिए? हर चीज आप लोगों की अलाइंड होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओ। हाँ, सोसाइटी तो होगा ही बेटा, सोसाइटी पे तो फोकस करेंगे ना। मतलब मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू याद करवा रहा था, वो तो आपने नोट्स में लिखा होगा, सिर्फ ये बता रहा था कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो देखो, सबसे जो पहला फेज आया दैट इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ कि इन्वायरमेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं और उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। रेमेडीज फॉर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कि इन्वायरमेंट के सामने हमारे जो हम जिस इन्वायरमेंट में हम जी रहे हैं, उस इन्वायरमेंट की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में। दूसरा सेकंड फेज आया, इन्वायरमेंटल। ये इको के साथ था इन्वायरमेंटल, मतलब टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जिससे पोल्यूशन और वेस्टेज के इश्यूज को कवर किया जाएगा। और थर्ड फेज आ गया सस्टेनेबिलिटी, जिसका फोकस किस पे था कि आज की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेंगे, उसके साथ साथ आने वाली जरूरतों को भी ध्यान में रखेंगे। ये बोला था कि जो आज की जरूरतें हैं वो तो पूरी करेंगे ही करेंगे, उसके साथ आने वाले दिनों की जो जरूरतें हैं उसको भी पूरा करेंगे, उस पर भी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, उस पर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। यस और नो? उस पर भी किसी तरीके की हम प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, तो फ्यूचर को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ये हो गया आप लोगों का थर्ड फेज। ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है और ये थर्ड फेज। नीड क्या है? देखो, नीड वही सिंपल है, इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। दूसरा, कंपनी की जो इमेज है या सेल ऑफ प्रोडक्ट है उसको सही करना चाहते हैं। कस्टमर अवेयरनेस चाहते हैं, लोगों को कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं, और कंपनी अकाउंटेबल बन जाती है, और कहीं ना कहीं कंपनी की एक अच्छी गुडविल भी बन जाती है। समझ रहे हो? देखो, ये जो टॉपिक है ना, इसमें से जो क्वेश्चन आएगा, पहली बात तो वो स्टेटमेंट टाइप आएगा, और यहाँ पर जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो उससे रिलेटेड होगा या नहीं होगा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो आप लोगों को कॉमन सेंस से ही बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? वो आपको टोटली आपकी कॉमन सेंस से बनाना पड़ेगा, लॉजिक से ही बनाना पड़ेगा। लॉजिक से ही बनाना। जरूरत क्या है? एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब समझ रहे हो ना? Issues like global warming and depletion of ozone umbrella are the main for healthy survival। मतलब एंथ्रोपोलॉजी का मतलब एक इंसानों की स्टडी के बारे में, समझ रहे हो? इंसान, वो मानवता, वो सब चीजें हैं कि आज के टाइम पर इन सब चीजों की एक इम्पोर्टेंस है ना। दूसरा, एजुकेटिंग योर कस्टमर। देखो, आप अपने कस्टमर की जरूरतों को पूरा करो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने कस्टमर को एजुकेट करोगे तो आप दूसरों से एकदम अलग से निकल के आओगे। एकदम अलग से निकल के आओगे आप अपने कस्टमर के सामने। ठीक है, आप अपने कस्टमर के सामने एकदम अलग से निकल के आओगे, इनोवेटिव तरीके से आपकी एक इमेज बनेगी। गिविंग योर कस्टमर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, आप उनको भी बोलोगे कि आप पार्टिसिपेट करते हैं, मिलके सोसाइटी को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, मिलके इन्वायरमेंट को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू मेक इन्वायरमेंट मोर इको फ्रेंडली। वो और सारी चीजों पे फोकस करेंगे जिससे कि इन्वायरमेंट पे क्या होगा, किसी तरीके का बुरा असर नहीं होगा। हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट।
री अश्योर द बायर, बार बार अश्योर करना उनको कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। कंसीडर प्राइसिंग, अब ये देखो प्राइसिंग इसमें ना एक सबसे बड़ा क्रिटिकल टॉपिक बन जाता है। क्रिटिकल क्यों बन जाता है? पहली बात तो कंपनीज को वही चीज जो 10 रुपए में दूसरी कंपनी बेच रही है उसको 20 रुपए में बेचना है। आपको कन्विंस करना है सबसे पहले, तो उस कन्विंस के अंदर आपको ये मेक श्योर करना है कस्टमर को कि एक्चुअली में भैया अगर तू ये 10 रुपए की जगह 20 रुपए दे रहा है तो इससे तेरा भी फायदा है, कंपनी का भी फायदा है और साथ ही साथ एनवायरमेंट का भी फायदा। ठीक है, ये आप लोगों को साबित करना पड़ेगा। तुम्हारा फायदा तो है ही है, साथ में हमारा फायदा भी है और साथ ही साथ कंपनी का भी, सब किसी का फायदा है। मतलब आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी और उस चीज के लिए आपको एकदम से जेन्युइन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। कुछ भी हिडन नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप कुछ छुपाओगे तो फिर आप पकड़े जाओगे। अगर आप कुछ छुपाओगे तो फिर आप पकड़े जाओगे। ग्रीन प्रोडक्ट्स वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जो ओरिजिनली ग्रो किए जाते हैं। समझ लो ना, जैसे वही आता है ना कि एक चाय पत्ती आप ग्रो कर रहे हो और दूसरा आप कॉस्मेटिक से बना रहे हो। दूसरा प्रोडक्ट्स है रिसाइकल किए जा सकते हैं, रीयूज किए जा सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, रिसाइकल है, कोई टॉक्सिक एलिमेंट्स नहीं होता, कोई केमिकल नहीं होता। दूसरा, ये एनवायरनमेंट को किसी तरीके से पोल्यूट नहीं करते हैं, इनको एनिमल्स पे टेस्ट नहीं किया जा सके जाएगा और इको फ्रेंडली पैकेजिंग होती है। समझ लो ना, रिफिलेबल कंटेनर्स होते हैं। पुराने टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा एक ही पेन होता था, उसके साथ इंक होती थी। बहुत सारे लोग होते थे उनके पास एक ही पेन होता था, जब वो खत्म हो जाता था तो उसको इंक में ऐसे डिप करके भर लेते थे। तो वो एक तरीके से ग्रीन प्रोडक्ट है। अब जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट्स आते हैं इस तरीके के, आप इसको यूज करते हो और फेंक देते हो। हम तो, आप खुद बताओ, चलो मैं एक आपसे एक सवाल पूछता हूँ। लास्ट टाइम पे आपने पेन का जो सिक्का होता है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो पेन के बीच में जो जिसमें इंक डाली होती है, वो कब यूज किया था, चेंज किया था? नहीं किया होगा, कभी नहीं चेंज किया होगा। वो 2 रुपए का आता है, 2 रुपए का आता है रिफिल, 10 रुपए का 5-6 सिक्के आ जाते हैं। वो मतलब पेन के अंदर जो डाला जाता है ऊपर से लॉक किया जाता है, मतलब जिसमें हम यूज नहीं करते। स्कूल टाइम पे हम करते थे, हम स्कूल टाइम पे करते थे। मतलब जैसे ये वाला पेन है, मैं आपको बताता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। इस तरीके का आता था, 5 रुपए का, 2 रुपए का। तब हम पहले इन चीजों को यूज करते थे, एक ही पेन को हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब नहीं करते हैं, अब नहीं करते हैं। या तो हम अमीर ज्यादा हो गए, है ना, या तो हम अमीर ही ज्यादा हो गए, या हम उस चीज पे उतना ध्यान ही नहीं देते। मैं भी नहीं करता हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैं भी नहीं करता हूँ, कोई भी नहीं करता है ऐसे करके। ठीक है, अगर करते हो तो अच्छी बात है, और अगर कर सकते हो तो और भी अच्छी बात है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें। अब इसमें चैलेंज भी काफी सारे आ जाते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। देखो, जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे स्टैंडर्डाइज होते हैं, लेकिन जब इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हो गए या ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, तो उनको स्टैंडर्डाइज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू हो जाता है। दूसरा, अवॉइडिंग ग्रीन मायोपिया। देखो, मायोपिया का मतलब आप लोगों को बताया था, दूर देख, अब आज देखना कल को ना देखना। ऐसा ना हो कि इतना ग्रीन मायोपिया में चला जाओ कि कस्टमर के बेनिफिट को साइड पे करके बस इन्हीं सारी चीजों पे फोकस करो। शॉर्ट साइटेडनेस बोल दिया इसको। दूर दृष्टि ना करके नजदीक दृष्टि करना, तो वो भी एक इशू है अगर आप इसको ध्यान नहीं देते हो। न्यू कंसेप्ट है। अब देखो, नॉर्मली अक्सर हम ये देखते हैं कि जब भी कोई नया कंसेप्ट आता है, कोई नया विजन आता है, कुछ भी नया आता है, तो उसको लोग इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये भी एक कंपनी के लिए बड़ा चैलेंज है ना? ये भी कंपनी के लिए क्या है, एक बड़ा चैलेंज है कि उस नए प्रोडक्ट को कैसे लोगों तक लेके जाए।
लोगों को कैसे बताएं उस प्रोडक्ट के बारे में, उसका जो बज़ है वो कैसे क्रिएट करें, लोगों को कैसे अवेयर करें, दिस इज आल्सो चैलेंज। और इस चीज़ के लिए भाई बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्रिजर्वेरेंस लगती है। हो सकता है आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल वेट करना पड़े अपने टाइम के लिए, लेकिन वही टाइम है कि आप उस टाइम में कैसे पेशेंस को मेंटेन करते हो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट होगा। क्योंकि ऐसी चीज़ों के जहाँ पर बहुत सारे फायदे होते हैं वहाँ पर भाई नुकसान भी बहुत सारे आपको फेस करने पड़ते हैं। आई थिंक अब तो पेपर स्ट्रॉ आ रहा है आजकल, तो यही है, यही सारे इसके चैलेंजेस वगैरह हैं। और इसके एक दो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बात है, 2-3 सवाल आए थे वो। एक टॉपिक और करेंगे फिर मार्केटिंग आपका खत्म हो जाएगा, दैट इज रूरल मार्केटिंग। ठीक है, जैसे ग्रीन मार्केटिंग में भी सारे कॉमन सेंस के क्वेश्चन है, उसी तरीके से रूरल मार्केटिंग के भी बस कॉमन सेंस वाले ही क्वेश्चन। आजकल आ रहा है ना पेपर स्ट्रॉ, तब वो प्लास्टिक वाले आते थे पहले, तो आजकल पेपर वाले आते हैं, उसको पी के आप उसको काट के फेंक सकते हो, मतलब समझ रहे हो, प्लास्टिक नहीं है वो, बेसिकली वो प्लास्टिक नहीं है वो। स्टील का भी आता है क्या, पता नहीं भाई, स्टील का तो मैंने नहीं देखा, स्टील का भी आता है क्या? आता है, कल को लोहे का आना शुरू हो जाएगा। पी नहीं, फ्रूटी टॉफी कब पी थी आखिरी बार, फ्रूटी कब पी थी पता नहीं, 4-5 महीने हो गए होंगे। फ्रूटी कब पी थी मुझे तो ये याद नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम पे फ्रूटी कब पी थी, याद नहीं है फ्रूटी कब, पता नहीं। 1 मिनट का ब्रेक ले लीजिए फिर शुरू करते हैं। एक्चुअली ये ना डज होल्ड द कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ये क्वेश्चन में ना ये जो क्वेश्चन था इसमें आई थिंक कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, पहले भी देखा था डाउट, ये एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑप्शन सही से मैच नहीं कर रहे। मैं चेक करके आपको बता दूं। रूरल मार्केटिंग, अब रूरल मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ भैया? रूरल मार्केटिंग का मतलब जब आप रूरल मार्केट तक पहुंच रहे हो, गांव-गांव तक अपनी मार्केटिंग कैंपेन को लेके जा रहे हो, तो ये 2 वे प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गांव के लोगों तक पहुंच रहे हो, गांव के लोग भी आप तक पहुंच रहे हो। अर्बन टू रूरल, आप उन तक क्या लेके जा रहे हो? आप उन तक एफएमसीजी लेके जा रहे हो। आप उन तक क्या लेके जा रहे हो? आप उन तक एफएमसीजी लेके जा रहे हो, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और वो आप तक क्या लेके आ रहे हैं? वो आप तक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर, दूध, है ना, ये सब चीजें गांव में होती हैं, तो ये सारी चीजें वो आप तक लेके आ रहे हैं, मतलब शहर वालों तक लेके आ रहे हैं। और ये वाली चीजें आप शहर वालों से गांव वालों की तरफ लेके आ रहे हो। तो रूरल मार्केटिंग में कोई 1 वे प्रोसेस नहीं है, ये 2 वे प्रोसेस है। 2 वे प्रोसेस है। इट इज अ 2 वे प्रोसेस जिसके अंदर दोनों की जरूरतों को पूरा किया जाता है। फीचर्स क्या है देखो, अब एग्रीकल्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्कैटर्ड मार्केट है या फिर हेट्रोजेनिटी ऑफ मार्केट है, वो मैं बताता हूँ। पहले डेफिनेशन देखो। अकॉर्डिंग टू नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल मार्केटिंग इज प्रोसेस व्हिच स्टार्ट विद डिसीजन टू प्रोड्यूस अ सेलेबल फार्म कमोडिटी एंड इट इन्वॉल्व ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मतलब समझ रहे हो ना, मार्केटिंग तो वैसे ही है, मार्केटिंग वगैरह तो वैसे ही है, लेकिन फर्क क्या है कि ये उस एरिया की बात करता है, उस स्पेसिफिक एरिया की बात करता है जहां पर लोगों तक वो शायद प्रोडक्ट्स है वो सही तरीके से पहुंच नहीं पाते। वैसे भी आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा गांव में रहता है या ऐसे एरिया में रहता है जो रूरल एरिया है, तो आप आज से 10 साल पहले और आज में अपने गाँव में, अपने कस्बे में डिफरेंस देखो। आज से 5 साल पहले हमारे घर पे कोरियर नहीं आता था, आज से 5 साल पहले हमारे घर पे कोरियर नहीं आता था, लेकिन अब
दुनिया में किसी भी हिस्से से कोरियर मंगवाते हूँ तो कोरियर आ जाता है। मतलब ये तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि चीजें चेंज कैसे हुई हैं। 2021 तक हमारे गांव में वाईफाई नहीं था। 2021 में हमारे घर पे वाईफाई आया, मतलब हमारे गांव में वाईफाई आया। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे गांव में भी वाईफाई लग जाएगा, हमारे घर पे भी इंटरनेट काम करेगा। समझ रहे हो ना? तो ये सब चीजें कैसे चेंज हो रही हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही हैं। रूरल मार्केटिंग तक लोग पहुंच रहे हैं, गांव भी अब पीछे ना रह के बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वही सारी चीजें हैं जो इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन। फेजेस वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड रेजिंग डिस्पोजेबल इनकम ऑफ रूरल। It is known as majority of rural populations below poverty line and has low literacy rates. Today the rural customers spend money to get value and are good. पहले क्या माना जाता था कि जो रूरल एरिया के लोग हैं उनके पास पैसा नहीं। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं ना, बहुत सारे लोगों के पास तो लगता है कि जो लोग गांव में रहते हैं ना उनके पास पैसा नहीं है। अक्सर में शहर में जो लोग रहते हैं ना उनके दिमाग में ये चीज रहती है ना कि गाँव के लोग देसी कपड़े पहनते हैं या इनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसा है, तो उनको ये लगता है कि इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन असल में गांव के लोगों के पास पैसा ज्यादा है। जितने में शहर में पूरी कॉलोनी बसी हुई होती है ना, उतने में इन लोगों का एक एक घर होता है। ये रियलिटी आप हमारे गांव में आके भी देख सकते हो, आप हमारे गांव में भी आके इस चीज को देख सकते हो। बस ये है कि ये लोग ना वहां पर पैसा लगाते हैं जहां पर शहर वालों को दिखता नहीं है। इनको कपड़ों का कोई शौक नहीं है, ये महंगी महंगी गाड़ियां लेके आते हैं, उसमें से कुर्ता पजामा पहन के निकलेंगे। गाड़ी होगी 40 लाख की, फॉर्च्यूनर, ऑडी, अंदर से निकलेंगे वही निक्कर में, वही कुर्ता पजामा। समझ रहे हो ना? तो अब ये भी बहुत सारा शो ऑफ कर रहे हैं। तो ये अब क्योंकि इन लोगों ने ग्रो करना शुरू कर दिया है, तो अब वो जो पहले होता था कि लोगों की इनकम या डिस्पोजेबल इनकम कम है, वो चेंज हो गया। अब हेट्रोजेनिटी, अब गांव में रहने वाले लोग भी अलग अलग तरीके से, बिग लैंडलॉर्ड हैं, ट्रेडर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिनल हैं, लेबरर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, सब हैं, अलग अलग लोग हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन बन जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वेयर हाउस, कम्युनिकेशन इन रूरल एरियाज, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज चैलेंज। तो यहाँ तक प्रोडक्ट को पहुँचाना क्या हो जाता है, अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है, क्योंकि ये कुछ फैसिलिटीज है वो यहाँ पर मिसिंग है। मेजर इनकम है वो किससे आता है? एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, अभी भी 65% लोगों का इनकम का सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर। तो गांव के ज्यादातर लोगों को जो इनकम होती है वो कहाँ से होती है? एग्रीकल्चर से ही होती है। और बहुत स्कैटर्ड मार्केट है, ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, बस हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत क्या है? स्कैटर्ड है, मतलब फैली हुई है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, रूरल एरिया में जो डिसीजन होते हैं ना ज्यादातर कलेक्टिव होते हैं, वही इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे घर में कोई एक दादा दादी है, तो अभी भी अगर ज्वाइंट फैमिली है ना तो उसमें डिसीजन वैसे ही चलते हैं। वैसे तो जैसे दादा दादी में से किसी की डेथ होती है तो परिवार है वो माइक्रो बन जाते हैं। बहुत कम है ज्वाइंट फैमिली में लोग रहते हैं, तो जो डिसीजन लिया जाता है वो घर के बड़े लोगों के द्वारा ही लिया जाता है, नीचे वाले कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो और अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर रहते हैं, इस वजह से इनको डील करना भी क्या हो जाता है? डिफिकल्ट होता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लार्ज स्कैटर्ड मार्केट है। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट सारे बता दिए हैं क्या क्या। लार्ज एंड स्कैटर्ड पॉपुलेशन, देखो अब इसके अंदर स्टैट्स वगैरह हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा सुन लीजिए क्या क्या है। लार्ज और स्कैटर्ड पॉपुलेशन, क्योंकि तो इंडिया के 65 से 70% लोग अभी भी गाँव में ही रहते हैं, तो बहुत स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। हायर परचेजिंग कैपेसिटी है, क्योंकि अब क्या हो रखा है, धीरे धीरे इनकी परचेजिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अभी उतना नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा लो है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है, ऑब्वियसली बात है। मार्केट ग्रोथ, अभी इस एरिया में लोगों की जो मार्केटर्स को नजर आ गया है कि अच्छा यार गाँव में जाएंगे तो चीजें चेंज होगी। ठीक है, गाँव में बहुत सारे लोगों को अगर हम ये प्रोडक्ट देंगे तो वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास नॉलेज नहीं है ना। आपके प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो हम उसको क्यों खरीदेंगे? लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में आके हमें बताओगे तो हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे।
डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ट्रेडिशनल आउटलुक है, तो लोग ब्रांड ज्यादा कॉन्शियस नहीं है, अभी भी लोग ट्रेडिशनल चीजों पे ही फोकस करते हैं, और मार्केटिंग मिक्स ऐसा बनाना पड़ेगा जिसके द्वारा उन लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। पॉपुलेशन अब बढ़ रही है, राइजिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी है, डिसीजन मेकिंग यूनिट्स है, ठीक है, तो ये अगर पढ़ना हुआ तो पढ़ लीजिए, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब फैक्टर्स कौन कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, वही कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं और कुछ हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब मार्केटर जो जाएगा किसी रूरल एरिया में मार्केटिंग करने के लिए। प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ प्रोफेशन इन 1950s। पहले मार्केटिंग को एक प्रोफेशन की तरह कंसीडर नहीं किया जाता था, लेकिन अब इसको प्रोफेशन की तरह कंसीडर किया जा रहा है, और गवर्नमेंट भी मोटिवेट करती है लोगों को मार्केटिंग के बारे में एजुकेशन करने के लिए, उनको फेलोशिप देने के लिए, जिससे गांव वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। डेवलपमेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, देखो आज के टाइम पर जिस एरिया में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन है वो एरिया अपने आप ग्रो कर जाएगा। यस और नो? जहां पर ट्रांसपोर्टेशन है और जहां पर कम्युनिकेशन है वो एरिया अपने आप ग्रो हो जाएगा। तो ये दो सोर्सेज हैं जो लिंक करते हैं एक जगह को दूसरी जगह को। दो जगह पर गैप, तो गैप खत्म कर दिया तो ऑब्वियसली बात है जो ग्रोथ है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ग्रोथ है वो आपको देखने को मिलेगी। देन आ जाता है रैपिड अर्बनाइजेशन। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांव भी अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, शहरों में कन्वर्ट हो रहे हैं। मतलब आने वाले 100 साल, तब तक हम तो नहीं रहेंगे, आने वाले 100 साल तक 200 साल तक गांव एकदम से खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि गांव भी धीरे धीरे शहरों में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, वही इंडस्ट्री लग रही है, डेवलपमेंट इतनी हो रही है कि वो चीजें चेंज हो जाएंगी, इतनी चेंज हो जाएंगी कि आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद गांव का जो स्ट्रक्चरल ढांचा वो एकदम से चेंज ही हो जाएगा। टेक्नोलॉजिकल चेंज इन एग्रीकल्चर, अब एग्रीकल्चर में चेंज हो रहा है, पहले सब कुछ खुद से जानवरों से करवाते थे, अब क्या हो रहा है, सब ट्रैक्टर मशीनें आ गई हैं, इस वजह से। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव का मतलब क्या है कि आपको कोऑपरेशंस में चलाना पड़ेगा, क्योंकि एक टू वे मार्केटिंग है भाई। आप अगर रूरल वालों को कुछ दे रहे हो तो रूरल वाले भी आप लोगों को दे रहे हैं, अगर आप उनको एफएमसीजी गुड्स दे रहे हो तो वो भी आप लोगों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड, मिल्क से रिलेटेड वो सब चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कर। चैलेंजेस टू रूरल मार्केटिंग, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक, वहां लोगों तक पहुंचना ही डिफिकल्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन अगर सही नहीं है। दूसरा सोशल एंड कल्चरल चैलेंजेस, गांव वाले लोगों का कल्चर अलग है, शहर वाले लोगों का कल्चर अलग है, तो उस कल्चर को मैच कैसे करें। प्राइसिंग, गांव वाले लोग प्राइस को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो वो थोड़ा सा भी ज्यादा प्राइस होगा तो नहीं करें, तो इस वजह से एक प्राइस पे एक डिसीजन हो जाएगा। डेवलपिंग इनऑर्गेनिक स्केल, फाइंडिंग द राइट पार्टनर विद रीच एंड प्रेजेंस इन द इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट विद, कि कैसे कौन सा बंदा ढूंढा जाए पैन इंडिया तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने। पेमेंट कलेक्शन, पैसा है भाई, वो 6 महीने के बाद उनके पास पैसा आता है। गांव में लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर होने की वजह से लोगों के पास पैसा 6 महीने के बाद ही आता है। या तो नॉर्मली ये होता है गाँव का, अगर आपको सिस्टम पता है, 6 महीने के बाद फसल बिकती है तभी लोगों के पास पैसा आता है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नॉर्मली लोग उधार लेके साहूकारों से नॉर्मल रूटीन में अपने पैसे को चलाते हैं, समझ रहे हो। अगर मतलब समझ रहे हो ना कि अगर किसान है और उनको इन बिटवीन पैसे की जरूरत पड़ जाए तो उनको जाना पड़ेगा साहूकार से पैसा लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा 3 महीने के बाद या 4 महीने के पास आने वाला है, ठीक है, क्योंकि फसल है वो, तो जब वो फसल पक के तैयार होगी, काट के उसको मंडी में लेके जाएंगे तब पैसा आएगा ना, उसको बचाएंगे तो आगे चलेगा। इस वजह से देन स्केलिंग अक्रॉस ज्योग्राफीज, तो ये भी डिफिकल्ट हो जाता है, कितने लोगों तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है। लार्ज मार्केट है, इंपॉर्टेंस है, मैंने वही बता दिया। मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन दिक्कत क्या है, स्कैटर्ड है। मार्केट बहुत बड़ी है लेकिन स्कैटर्ड है, तो स्कोप तो है लेकिन वहां तक पहुंचा कैसे जाए, ये एक बड़ा चैलेंज। मार्केट बड़ी है, चैलेंज है, लेकिन वहां तक पहुंचना। सोशो इकोनॉमिक चेंज इन रूरल इंडिया की, ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से गांव शहर की तरफ और शहर गांव की तरफ जा रहे हैं। मार्केट ग्रोथ है वो ऑब्वियसली बात है, मार्केट में ग्रोथ तो नजर आ रही है, लेकिन उस ग्रोथ को कैसे टैप किया जाए वो डिफिकल्ट है।